हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं एल्कोहल चैप्टर। उसमें हम देख रहे थे मेथड ऑफ एल्कोहल, कहने का मतलब एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने कुछ मेथडों का डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे कि एसिड व एसिड डेरिवेटिव के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं एसिड डेरिवेटिव व एसिड के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर कोई भी एसिड ले लेते हैं, जैसे यहां पर RCOOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, यदि इस एसिड से मेरे को एसिड डेरिवेटिव बनाने हैं तो क्या करूंगा मैं? यहां पर इस एसिड से मैं यहां पर OH नेगेटिव क्या करवा दूंगा, हटा दूंगा, और यहां पर प्लस क्या कर दूंगा, Z। कोई भी कंपाउंड है, एक स्पीसीज है Z, उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, RC≡O, और ये बनेगा Z। ठीक है, यही हमारा कहलाता है एसिड डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम काम में ले सकते हैं Z बराबर, यूज कर सकते हैं हम OCOOR या OR या X, या ले सकते हैं हम NH2। ठीक है, यदि इस Z की जगह हम ये जोड़ेंगे तो कंपाउंड बढ़ेगा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, यदि OR ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा एस्टर। X करेंगे तो ये बनेगा एसाइल हैलाइड, और NH2 समय ऐड करेंगे तो ये बनेगा एसिड एमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एसिड के द्वारा किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और हम पढ़ भी रहे हैं कौन सा मेथड, एसिड व एसिड डेरिवेटिव के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, मैं कहता हूं आपको कि कोई भी एसिड हो या एसिड डेरिवेटिव हो, यदि उसका अपचयन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर कोई भी एसिड लेते हैं RCOOH, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और इसका क्या करवाते हैं, जल अपघटन। तो हमें प्राप्त होता है RCH2OH। कहने का मतलब प्राइमरी अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि इसकी जगह हम एसिड डेरिवेटिव ले लें, जैसे RC≡OR, ये क्या है, एस्टर है, ये क्या है, एसिड डेरिवेटिव है। एस्टर का भी यदि हम क्या कर दें, रिडक्शन कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो हमें प्राप्त होता है, यहां पर यदि इसको अलग करना चाहें तो यहां पर क्या कर दें, R' कर दें, तो यहां पर बनता है RC≡OH, और यहां पर बनता है R'OH। ठीक है, तो यदि हम एस्टर का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो एक तो प्राप्त होता है हमें एसिड और एक प्राप्त होता है अल्कोहल। ठीक है,
इसके बाद हम देखें इस एसिड डेरिवेटिव के रूप में हम क्या ले सकते हैं, एसिल हैलाइड का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका भी रिडक्शन यदि हम करते हैं वही प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो भी हमें यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद हम ले सकते हैं यहां पर एस्टर का यूज करें वापस से, और इसका रिडक्शन करें हम सोडियम मेटल व इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो भी हमारे को यहां पर एसिड प्राप्त होता है और एक प्राप्त होता है अल्कोहल। ठीक है। तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेथड, अम्ल व अम्ल व्युत्पन्नों के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म सेम मैंने पिछले वाले लेक्चर में करवा रखी है, चाहो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लेक्चर नंबर 6 में दे रखा है कि यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये मैकेनिज्म होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के द्वारा ये रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है। और यहाँ से दो कंपाउंड बनेंगे, एक एसिड बनेगा और एक क्या बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। इसके बाद मेथड नंबर है हमारा 8। एमीन के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर किस प्रकार से कर सकते हैं, यदि हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि एमीन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन द्वारा समझिएगा। यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले नाइट्रस अम्ल का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास है NaNO2, ये वाली स्ट्रक्चर है। यदि इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ, तो यहां पर देखो ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करेगा और ये बॉन्ड Cl की तरफ माइग्रेट करेगा। तो यहां से क्या निकलेगा, Na+ और यहां से क्या निकलेगा, Cl-। तो यहां पर क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा HO N डबल बॉन्ड O और ये बनेगा NaCl। तो इस प्रकार से यही क्या है हमारा नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रस एसिड का, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो HNO2। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसे दर्शा सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस नाइट्रस एसिड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, यहां पर एमीन ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम नाइट्रस एसिड के द्वारा, तो यहां पर सीधा हमें प्राप्त होता है अल्कोहल और यहां पर बाहर निकलती है N2 गैस और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से एमीन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन। ये क्या था हमारा एमीन। ठीक है, यदि इसकी मैकेनिज्म समझे तो यहां पर देखो, इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम यहां पर HO N डबल बॉन्ड O, ये क्या है, नाइट्रस एसिड है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड करें तो ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज होगा और ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज होगा। तो यहां पर देखो क्या बनता है,
एक तो बना ROH कंपाउंड बना हमारा, एक तो क्या बना ROH कंपाउंड जिसे हम क्या कहते हैं अल्कोहल। ठीक है, यहां से N2 गैस बाहर निकलती है और यहां से H2O का अणु, यहां से N2 गैस बाहर निकलती है और यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से हम एमीन के द्वारा क्या कर सकते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि इथाइल एमीन के द्वारा किसका फॉर्मेशन कीजिए, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कीजिए। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इथाइल एमीन की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस अम्ल के द्वारा, तो यहाँ पर प्राप्त होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर बाहर निकलता है N2 गैस और H2O का मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड एमीन के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां तक हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेथड अल्कोहल के फॉर्मेशन का। इसके बाद अपना मेथड है 9 नंबर का मेथड है किण्वन द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन। दोस्तों हम किण्वन विधि के द्वारा भी क्या कर सकते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि किण्वन प्रोसेस होती क्या है। आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े बड़े होते हैं या जटिल हो सकते हैं, तो बड़े बड़े कार्बनिक यौगिकों को सरल व छोटे कार्बनिक यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है किण्वन प्रोसेस कहलाती है। अब इन कार्बनिक यौगिकों के द्वारा एंजाइमों के द्वारा हम क्या करते हैं शर्करा का निर्माण करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं इथाइल अल्कोहल का, यहां पर देख सकते हैं इथाइल अल्कोहल का C2H5OH का क्या करें सुक्रोज के द्वारा क्या कर सकते हैं किण्वन प्रोसेस। ठीक है, हम इस सुक्रोज के द्वारा इथाइल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं किसके द्वारा किण्वन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। यहां पर एग्जांपल से समझते हैं। इधर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर वृहद अणु होते हैं, वृहद कार्बनिक अणु। ठीक है, इनसे हम प्राप्त करते हैं सरल कार्बनिक अणु। किसके द्वारा करते हैं एंजाइमों के द्वारा, एंजाइमों की उपस्थिति में। ठीक है, यहां से हम क्रियाविधि के द्वारा समझते हैं। यहां पर देखो ये कोई भी हमारी शर्करा है C12H22O11। ठीक है, ये क्या है शुगर है हमारी। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं जल अपघटन करते हैं, तो यहां पर प्राप्त होती है हमारे को C6H12O6। ये प्राप्त होता है C6H12O6। 2 कार्बोहाइड्रेट शर्करा प्राप्त होती हैं, जिसे हम कहते हैं एक तो प्राप्त होता है ग्लूकोज और एक शर्करा प्राप्त होती है फ्रक्टोज। ठीक है, ये तो होता है फर्स्ट स्टेप में। यदि इसकी बात करें तो ये होता है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज यीस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या
यहां पर तो क्या प्राप्त हो गया, हमें ग्लूकोज शर्करा प्राप्त हो गई। अब ग्लूकोज शर्करा की रिएक्शन करवाते हैं हम यहां पर O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। इस शर्करा को हम तोड़ते हैं जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो इससे प्राप्त होता है हमारे को 2 मोल इथाइल एल्कोहल, और यहां पर CO2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से हम ग्लूकोज के द्वारा क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इथाइल एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किस मेथड के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक बार वापस से मैं रिकॉल कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो बात आती है कि किण्वन प्रोसेस होती क्या है। बड़े कार्बनिक यौगिकों को सरल व छोटे कार्बनिक यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है, किण्वन प्रोसेस कहलाती है। किण्वन प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई भी शर्करा लेते हैं, शुगर लेते हैं, उसका जल अपघटन करवाते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इस शर्करा मॉलिक्यूल से 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसके बाद ग्लूकोज के द्वारा जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें प्राप्त होता है इथाइल एल्कोहल। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट मेथड की तरफ, अल्कोहल की फॉर्मेशन की। यहां पर देखते हैं लास्ट मेथड अपना, मेथड नंबर 10 की बात करें तो हम मेथड नंबर 10 है हमारा मैथेनॉल की औद्योगिक उत्पादन द्वारा मैथेनॉल का जब हम औद्योगिक उत्पादन करते हैं तो इससे भी क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल ही प्राप्त होता है। किस प्रकार से, यदि हम अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें मैथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन क्या होता है, प्राप्त होता है। किस प्रकार से, मैकेनिज्म से या रिएक्शन द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारी क्या हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका हम क्या करवाते हैं, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर 2 मोल क्या लेते हैं, हाइड्रोजन के, और यहाँ पर प्रेजेंस लेते हैं ZNO व Cr2O3। ठीक है, ये रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमारे को CH3OH। यही क्या है हमारा मैथेनॉल। ठीक है, तो हम इस औद्योगिक उत्पादन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 मेथड जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में इस बेसिस के आधार पर क्वेश्चन कैसे आएगा कि किन्हीं भी 2 विधियों का संश्लेषण कीजिए जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या 2 विधियों के नाम बताइए जिनके द्वारा हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो मैंने आपको 10 मेथड करवा दिए हैं, आप कोई भी 2 मेथड बता सकते हैं जिसके द्वारा अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे को लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल कैरेक्टर्स, या कह सकते हो भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है, जनरली इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे जनरली इंट्रोडक्शन किस प्रकार से। सबसे पहले अल्कोहल की फिजिकल कैरेक्टर में बात आती है
कि इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम इसकी भौतिक अवस्था। ठीक है, अल्कोहल में बात करूं दोस्तों तो निम्नतर श्रेणी के जो अल्कोहल हैं वो तो होते हैं वाष्पित द्रव अवस्था में। कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं कि C1 से C12 श्रेणी वाले सदस्य होते हैं वाष्पित या वाष्पशील द्रव अवस्था में। ठीक है, C12 से ऊपर वाले अल्कोहल होते हैं रंगहीन व मोम के समान ठोस। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें इसके रंग व स्वाद की तो यहां पर जनरली देखें तो अल्कोहल होता है C1 से C12 तक ये रंगहीन ही होता है, रंगहीन होता है, स्वाद में तीखे होते हैं। ठीक है, यदि उच्चतर अल्कोहल की बात करें, उच्चतर अल्कोहल भी क्या होते हैं, रंगहीन ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट तीसरा कैरेक्टर आता है, वो ही इंपॉर्टेंट है हमारा विलेयता। यहां पर समझिएगा दोस्तों, विलेयता। ठीक है, विलेयता की बात करते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर विलेयता में क्या आती है, कमी आती है। किस प्रकार से वो देख लेते हैं हम। यहां पर कहने का मतलब यदि अल्कोहल का अणुभार बढ़ता है तो विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि विलेयता इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन किसकी होती है, अणुभार के। यदि अल्कोहल में अल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। यदि हम जनरली बात करें तो अल्कोहल में दो भाग होते हैं, कौन कौन से, इधर देखिएगा, यहां पर ये अल्कोहल है, इसमें दो पार्ट होते हैं। यदि इस अल्किल समूह की बात करूं तो ये तो होता है जल विरोधी। ठीक है, यदि इस OH की बात करूं तो ये होता है जल स्नेही। ये बात ध्यान रखना, अल्कोहल में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जल विरोधी और जल स्नेही। अब बात आती है कि अल्कोहल की जो विलेयता होती है वो कम क्यों होती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, यदि हम बात करें C1 से C4 तक के अल्कोहल या बोलते हैं उन्हें निम्नतर अल्कोहल, वो तो क्या होते हैं, जल में पूर्ण विलय हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल का अणुभार बढ़ता जाता है तो विलेयता उनकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि यहां पर देखें हम, जैसे जैसे अल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा तो ये जल विरोधी भाग भी क्या होगा, बढ़ेगा, और कार्बन श्रृंखला की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। जिसके कारण क्या होता जाएगा, जैसे ही बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो बंध है इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी कारण अणुभार बढ़ने पर अल्कोहल में विलेयता क्या होती है, कम होती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं समावी अल्कोहल की। दोस्तों इंपोर्टेंट यहां पर यही है कि यदि यहां पर हम बात करें समावी अल्कोहल की,
समावी अल्कोहल की। समावी अल्कोहल में यदि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विलेयता का क्रम देखें तो विलेयता का क्रम तो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले 3 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होता है, CH3 CH3 CH3OH, ठीक है। इसके बाद बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, CHOH CH3, इसके बाद बात करें CH3 CH2OH, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो शाखित अल्कोहल होते हैं, शाखित अल्कोहल होते हैं, उनकी विलेयता क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। जबकि अशाखित अल्कोहल की विलेयता, अशाखित अल्कोहल की विलेयता क्या होती है, डिक्रीज होती है। किस प्रकार से, इधर देखो, यहां पर यदि जिस प्रकार से हम शाखित अल्कोहल की बात करें तो यहां पर क्या होता है, कार्बन श्रृंखला की लंबाई कम होती है, जिसके कारण OH और जल के अणुओं के मध्य पाए जाने वाला हाइड्रोजन बंध की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर शाखाएं बढ़ती जाती हैं तो क्या होता है कि इस कार्बन श्रृंखला का जो ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। जिसके कारण जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी प्रतिशत मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर अल्कोहल का। यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर है अपना अल्कोहल का क्वथनांक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है दोस्तों। यहां पर देखते हैं कि अल्कोहल का क्वथनांक अणुभार बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा, एग्जांपल से देखते हैं। यदि हम बात करें इन अल्कोहलों की ये कोई भी अल्कोहल है अपने पास, यदि इसमें अपने को इन अल्कोहलों में क्वथनांक का क्रम देखा जाए तो किस प्रकार से होता है। मैंने क्या कहा कि अल्कोहल में जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे अल्कोहल का क्वथनांक भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्वथनांक इज प्रोपोर्शनल किसके होता है, अणुभार के। तो कहने का मतलब अणुभार बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा क्या है, ये है, तो इसका हो जाएगा, उसके बाद इसका और एंड देन लास्ट में इसका सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही बात किसकी, कि अल्कोहल के अणुभार की। यदि हम समावी अल्कोहल की बात करें, समावी अल्कोहल की बात करें तो समावी अल्कोहल में क्या होता है, अणुभार लगभग समान होता है। तो यहां पर देखें तो ये क्या होता है, जैसे CH3 CH3OH CH3, ठीक है, ये हो गया एक। तो एक बात करें हम CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, इसकी बात करें, ये दोनों क्या है, समावी हैं, क्योंकि इनका अणुभार क्या है, समान है, ठीक है। इन दोनों में देखिए तो किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का क्वथनांक बढ़ने पर क्या होता है, अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर क्या होता है, क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन यहां पर ये तो क्या होता है, शाखित, और ये क्या होता है, अशाखित, ठीक है। तो यहां पर देखो
ऐसा कि अल्कोहल का जो ये कार्बन श्रृंखला की लंबाई है ये क्या होती है, जैसे जैसे बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वान डेर वाल बल का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्वथनांक का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आज का लेक्चर यहीं तक दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।